जय हिंद दोस्तों। तो हम कल क्या पढ़ चुके थे, डिफ्रेंशिएशन, जो आपको मेरे चैनल पेज एग्जाम लेजेंड्स में मिल जाएगा। और आज हम क्या पढ़ने वाले, आज पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन आज अच्छे से देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसकी फिजिक्स में क्या ज़रूरत पड़ी है ना, और फिजिक्स में आगे उससे क्या काम हो पाएगा। तो देखिए, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन को साथ में लेके चलेंगे, है ना। डिफ्रेंशिएशन आप पढ़ चुके थे, तो यहाँ आपने लिखा डिफ्रेंशिएशन, है ना। अगर आप किसी चीज़ को कंपेयर करके पढ़ते हो तो अच्छे से समझ आता। तो डिफ्रेंशिएशन क्या रहता है, रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या कि इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिवर्स होगा, या फिर इंटीग्रेशन आपका डिफ्रेंशिएशन का, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी ये देखते हैं पहले। तो मान लीजिए हमको दी हुई है डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर प्लस टी के लिए, टी क्यूब प्लस टी के लिए ना, कुछ भी मान सकते हैं। तो आपसे कहा जाए कि भाई इसका हमें वेलोसिटी निकाल के बताओ, तो आप तुरंत लिखोगे वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt, है ना। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन के उससे निकालना हो तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और वेलोसिटी क्या 3t² + 1, है ना। वेलोसिटी आपकी आ जाएगी, ये आपकी वेलोसिटी आ सकती है। लेकिन अब अगर आ जाए, आपको दिया जाए कि ये हमको दी गई है वेलोसिटी, दी गई है कितनी, 3t² + 8t, ये हमको अगर वेलोसिटी दी गई है तो आप क्या हमको वो बता सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। बस यहाँ आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि अगर हमको ये वेलोसिटी दी हुई है, इससे हम एक्सेलरेशन तो बता सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो कैसे बताएं। एक्सेलरेशन तो ये होता है कि आप dv/dt करके बता सकते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये नहीं पता चल पा रहा। इसके लिए ही हमको इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है। अब देखिए इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती, थोड़ा सा और देखिए इसमें। मान लीजिए आपको ये है डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको कहेंगे ये किसका ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का। ठीक है, और मान लीजिए ऐसे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो आप इसको इस एरिया को निकाल के, इस एरिया को निकाल के आप डिस्प्लेसमेंट आराम से जान सकते हैं। ठीक है, ये जो है वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। अब दूसरा, अगर कोई आगे आपको मान लीजिए बॉडी रेस्ट पे है, जब भी आप निकाल लोगे ये वेलोसिटी और टाइम का अगर ग्राफ हो, ठीक है, जब भी आप निकाल लोगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए ये है ग्राफ, ये मेरा ग्राफ है ना, ऐसे करके वेलोसिटी और टाइम का, ये एक एग्जांपल लेके चल लेना वेलोसिटी और टाइम का। अब ये जिगजैग में है, या फिर इसको कहते हैं अनइवन ग्राफ है, तो इसमें आप कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो इन सब के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन की, जिसको अभी हम आगे देखते हैं। जब तक इतना नोट करिए। अब देखिए ये हमने बनाया है ग्राफ, इंटीग्रेशन को ग्राफ से समझेंगे। मान लीजिए ये आपका है, अब ये है, आपको इसका एरिया ऐसे निकालना है। तो भाई देखिए इसका एरिया निकालना तो मुश्किल है, क्योंकि ये क्या फिगर है किसी को नहीं पता। ट्राइंगल होता तो हम लोग साइड के क्या कोऑर्डिनेट देख के एरिया निकाल देते हैं। तो इसके लिए ये अपनी कैलकुलस में भी आता है। इसको किसने ईजाद इसका किया था, न्यूटन ने। ठीक है, तो ये इसमें ये कहते हैं न्यूटन कि आप क्या करोगे, बहुत छोटा सा डिस्टेंस को ले लोगे, ऐसे बहुत छोटा सा एक ले लिया ऐसे। अब इसको नाम दोगे आप dx, बहुत छोटी सी डिस्टेंस। अगर ये मान लो पूरा x है तो ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये y है रिस्पेक्टेड में, तो ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस आपको ले लेनी है dx। और ऐसे एक और ले लेनी है ऐसे करके, है ना, इसको आप कह दोगे फिर से dx छोटी छोटी। ऐसे एक और बड़ी सी ले लेना है इसको, है ना, लेकिन ये जो विथ है वो केवल dx ही हो। ये हो गया। अब मान लीजिए आप इसको नाम दे सकते हो y1, इसको y2 और इस लेंथ को y3, y एक्सिस में है। तो ये छोटी छोटी आपको ले लेना है और इनका एरिया निकाल लेना है। तो इसको आप एज ए रेक्टेंगल ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको एज ए रेक्टेंगल आप ट्रीट करोगे तो आपका जो एरिया आएगा, मान लीजिए इसके लिए एरिया जो आएगा वो होगा y1 dx। और सेम अगर एरिया देखा जाए, एरिया दूसरे के लिए क्या होगा, एरिया इसको अगर आपने 1 नाम दे दिया, 2 के लिए क्या होगा, y2 dx। रेक्टेंगल एज ए ट्रीट कर रहे हो। फिर एरिया आपका अगर पूछ लिया जाए 3 के लिए क्या होगा, तो y3 dx, है ना, ऐसा सो ऑन हो जाएगा आपका।
क्योंकि हम इसमें मैंने 3 दिखाया है, लेकिन इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, आप काट सकते हो। ये इतना हुआ। अब क्या करोगे, अगर आपको एरिया निकालना है तो आप इन सबका समीशन कर दोगे, मतलब इन सबको ऐड कर दोगे। और समीशन का साइन क्या होता है, ये रहेगा समीशन का साइन, जिसमें आप n0 से n1 से, मान लीजिए n को 1 से, n को आप कहाँ तक रखोगे, n को लास्ट n तक रखोगे, यहाँ तक वैल्यू है, n मतलब लास्ट तक वैल्यू। और यहाँ पर आप रख दोगे y1 dx, ये यहाँ पर yn होगा, है ना, और ये x रहेगा ना, दोनों सेम बन जाते हैं, उसमें आप थोड़ा ध्यान रखना। तो ये n रहेगा, इसमें आप एक एक करके वैल्यू रखोगे, रखना था, मतलब ऐसा होता, न्यूटन ने बताया था कि ऐसा होता कि आप ये करते हैं, लेकिन आप ये नहीं करोगे। ये समीशन का साइन सिग्मा नहीं होगा, इसकी जगह हमारे पास ये सांप जैसा आ जाएगा साइन, जिसको क्या कहते हैं आपके, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है, इसको आप ये कह सकते हो। अब बात आती है यहाँ पर कि बचपन से जब हम लोग समीशन का साइन सिग्मा को लेते आ रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसको समझने के लिए आप यहाँ ध्यान दीजिए। मैंने इसको ट्रायंगल तो मान लिया, आपने भी इन सबको वो रेक्टेंगल तो मान लिया, इसको भी रेक्टेंगल मान लिया, लेकिन भाई ये पूरा रेक्टेंगल थोड़ी नहीं, तो कोई जरा सा एरिया रह जा रहा है। अगर मैं इसको बाहर बना लूँगा क्या, ऐसे करके, ये ना, ये थोड़ी बिगर पिक्चर जिसको कहते हैं, तो ये इतना एरिया तो रह जा रहा है ट्रायंगल टाइप का, तो ये समीशन वाले कॉन्सेप्ट में नहीं बैठ पाएगा। तो इसके लिए एक नई चीज़ बनाई गई, इसको आप क्या कहते हो, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में इनको कवर किया जाता है, इन चीज़ों को, ये ऐसे चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेशन का आप साइन लगाओगे, वैल्यू आप दोगे, यहाँ पर मान लीजिए ये x0 है ना, ये x0 है, और यहाँ पर ये x की वैल्यू क्या है, x1 है, या फिर आप केवल x कह सकते हो ना, x है। तो x0 से x तक वैल्यू रखोगे, और यहाँ पर आप लिखोगे y1 dx। ये आप सिंपल सा समझ के कॉन्सेप्ट। अब इसी के बेसिस में हम क्या करेंगे, बेसिक जो हमारे इंटीग्रेशन है, हमने ये बता दिया कि जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया ना, और अब इसके आगे देखेंगे जो इसके बेसिक फॉर्मूले हैं वो कहाँ से होते हैं। अब थोड़ा सा एक बात और सुनिए, जो इंटीग्रेशन है या फिर डिफ्रेंसिएशन है, तो आप इसका अभी प्रेजेंट में अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो सबके अपने इंडिया में मूवी रिलीज हुई है ओपेनहाइमर, उसको आप देख सकते हो। उसमें बिना इंटीग्रेशन बिना डिफ्रेंसिएशन का यूज़ करें, न्यूक्लियर फिजन जो होता है ना, एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब इसका यूज़ कहाँ है, तो वहाँ पर डिफ्रेंसिएशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, और उसे आप जब मूवीज़ को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंटीग्रेशन का यूज़ कहाँ पर किया है। छोटी छोटी जगह में आपको फिजिक्स दिखेगी। अगर एक रॉकेट भी लॉन्च करना होगा तो वहाँ पर आपको 11th क्लास से लेकर 12th क्लास तक पूरी फिजिक्स दिख जाएगी। तो अगर टाइम मिले तो देखना जाके मूवी ओपेनहाइमर। बारबी मूवी नहीं देखनी है, क्योंकि उसकी इंडिया में रेटिंग तो वैसे भी नीचे है। अपने इंडिया वाले क्या देखते हैं, ओपेनहाइमर। इतना नोट हो गया। अब इसके आगे देखिए कि मतलब बेसिक जो फॉर्मूले होंगे, जैसे अब आपसे कह दिया कि हमको दी है वैल्यू। अब ये बेसिक फॉर्मूले के ऊपर है ना, जो इंटीग्रेशन के होंगे बेसिक फॉर्मूलास। ये इतना कॉन्सेप्ट तो आप लोग ऊपर वाला नोट ही कर लोगे, बेसिक फॉर्मूलास। जिसमें सबसे फेमस पहला आता है x की पावर n का, ये आता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको याद कर लेना है, ऐसे आएगा dx। ये सिंबल की तरह दिखाते हैं, ये होता है हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल। ये dx इसके साथ में लगा देते हैं, जो कि वहाँ से आया है, आपको समझ में आया, ठीक। अब इसमें जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है x n+1 अपॉन x +1, ये x+1 नहीं, अपॉन n+1। अब n क्या है, जो भी यहाँ पावर होगी x के ऊपर वो n होगा। अब ये एक चीज़ अच्छे से समझिए, यहाँ पर लग जाएगा प्लस का c। बहुत बार दिमाग में आएगा तो इसका तुरंत ही जवाब आपको मिलेगा कि ये c क्यों आ गया। बहुत बार आएगा जब भी आप इसको देखोगे, लेकिन आज के बाद नहीं आने वाला। देखिए ये इंटीग्रेशन हुआ है, हमने किसी चीज़ को इंटीग्रेट किया है। अगर सिंपल में समझना है मतलब, तो इंटीग्रेट मतलब किसी को जोड़ा है। तो जोड़ा है तो किस तरह जोड़ा है, क्यों जोड़ा है, इसको समझने के लिए आप ये समझोगे कि इंटीग्रेशन में है कहाँ से जोड़ा है। ये नहीं बताया ना, तो ये कैसी चीज़ है। अभी ये है इनडेफिनिट, मतलब ये फिक्स नहीं है कि हमने किसको कहाँ से क्या जोड़ा है। तो उसके जो फिक्स नहीं होता, जो अनसर्टेनिटी होती है, इसको कहते हैं जो हमें नहीं पता, उसके लिए हम ये वैल्यू c लगा देते हैं। अब ये कुछ भी हो सकती है। इसका एक एग्जाम्पल भी हम आपको देंगे, अभी आगे मिलेगा एग्जाम्पल, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए ये आपने फॉर्मूला लिख लिया, क्या था, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, इनडेफिनिट के लिए ना, इनडेफिनिट के लिए, इनडेफिनिट के लिए कहाँ से कहाँ जा रहा है ये नहीं पता। अब इसमें पहला क्वेश्चन आप देखोगे x³ अगर हमको दिया हुआ है ना, एक एग्जांपल लेके, जब भी तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो कुछ नहीं है, ये x³ दिया हुआ, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। x की पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस c,
सॉल्व करोगे x की पावर 4/4 और प्लस में c, क्योंकि इनडेफिनिट है। ये इतनी आराम से हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक, अब देखिए एक और आ गया आपके पास √x। अब ये √x आया, इसका क्या होगा, तो आपको पहले तो इसको ऐसे लिख लेना है, लिख लिया कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करना है, ये डिफ्रेंशिएशन में था ना, ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए आप dx लगा के, यहाँ dx और यहाँ भी। इसको सॉल्व करना केवल, कुछ नहीं है, x की पावर 1/2 के साथ 1, ये फॉर्मूले के साथ 1 लगाना, और नीचे भी n की जगह 1/2 + 1। ठीक, इतना कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे अब आएगा x की पावर 3/2 और यहाँ फिर से 3/2 + c। ये इतना आ गया अच्छे से समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक और क्वेश्चन देखो जो मतलब कुछ मेन है, बेसिक भी हैं लेकिन ये पूछ भी लिए जाते हैं बहुत बार। अब x की पावर -1, इसका क्या होगा, तो देखिए ये डिफ्रेंशिएशन है, इसको आप ऐसे लिखते हो x की पावर 1/x dx। इसका सिंपल सा होता है log x + c। अब देखिए log x बेस e + c। अब ये log x है लेकिन ये मॉड के साथ आएगा। अब ये मॉड के साथ इसलिए आता है क्योंकि log जो कभी निगेटिव वैल्यू नहीं लेता है, तो हम अपनी सहूलियत के लिए, मान लीजिए यहाँ पर माइनस का x है, तो ये हम x है, x की वैल्यू माइनस प्लस कुछ भी हो सकती है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पर log लगा लेते हैं। अब एक और आ गया, इसे मान लो f dx, मतलब ये आपका इंटीग्रेशन है, कभी कभार निकल जाता है मुँह से x, तो dx है, यहाँ पर ये 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन, अगर 1 है मतलब x की पावर 0, आप ऐसे इसको एज्यूम कर सकते हो, है ना, x की पावर 0, इसको एज्यूम नहीं कर सकते ऐसे, x की पावर 0 1 ही तो होता है। सॉल्व करोगे आप, आएगा, अब ये तो हट जाएगा ना, इंटीग्रेट हो रहा है, तो आएगा आपका x की पावर 0 + 1/0 + 1, तो क्या हो गया आपका ये x/1, तो 1 ही होता तो सीधा x आ गया। यानी केवल 1 का इंटीग्रेशन पूछे तो x होता है, प्लस लास्ट में c लगेगा, जरूर याद रखना है, इंडेफिनिट है। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना, जो n है वो कभी -1 नहीं होगा। क्यों x -1 क्यों नहीं होगा, समझ में आराम से आ गया होगा, क्योंकि अगर मतलब n अगर -1 अगर हो गया तो ये वैल्यू क्या है, -1 और +1 0, -1 + 1 0। अगर ये ऐसा हो गया तो वैल्यू तो इंडेफिनिट हो गई, मतलब इनडिटरमाइंड हो गई, क्योंकि आप किसी की भी अपॉन में 0 रखोगे तो कुछ आएगा ही नहीं। ऐसे मान लीजिए आपके पास 10 टॉफ़ी हैं, आपको कितने में बांटना है, 2 लोगों में बांटना है, तो आप अपॉन में 2 रखोगे, 5-5 बांट दोगे। फिर से आपके पास 10 टॉफ़ी हैं, लेकिन आपसे कहा गया कि 0 को बांट दो, तो आप अपॉन में 0 रखोगे, या फिर ऐसे सोचो 10 टॉफ़ी हैं, 0 को कैसे बांटोगे, 0 कोई ना इंसान है ना कोई नंबर है, ऐसा मतलब 0 डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। अगर आप डिवाइड में आ जाओगे तो 0 डिफाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप डिविडेशन में आ जाओगे, अगर 0 नीचे होगा तो थोड़ा सा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, 0 के, इन्फिनिटी के, इन सब के। अब ये चीज़ इतनी हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेम ऐसे एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, कांस्टेंट वाला ये ना, तो इसमें कुछ नहीं है, ये dx लगा हुआ है, कांस्टेंट को बाहर करिए, है ना, और ये डिफ्रेंशिएट आप करोगे x² dx को, फिर कांस्टेंट अपना बाहर आ गया, x² का क्या होगा, x³ इस फॉर्मूले से ना, a + c आ गया इतना। और किसी भी कांस्टेंट का अगर होगा तो आप जानते हो, मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो 2 को बाहर रखोगे और यहाँ पर कितना 2x या 2x ऐसे आ जाएगा। ये चीज़ इतनी पूरी समझ में आई। अब इसके बाद देख लेते हैं छोटा ही सा, एक ही एग्जांपल में आप समझ जाओगे डेफिनिट क्या होता है। इतनी देर से इनडेफिनिट बोल रहे हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इसमें भी कुछ नहीं। मान लीजिए आपको वैल्यू दी गई है x³ dx 1 से 2 तक। अब ये डेफिनिट है, 1 से 2 तक जाना है, ये बता दिया गया, ठीक है। तो आपको पहले तो इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करना है। नॉर्मली इंटीग्रेट कैसे होगा, x की पावर 4/4, ठीक है, सेम इस फॉर्मूले से, ये इतना आ गया। अब जो वैल्यू है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट, तो इसको आप नीचे लगाओगे और इसको ऊपर लगाओगे। अब देखो आगे क्या करना है, गौर से, ठीक है। करना ये है बस आपको कि इसको नॉर्मली रख देना है, x की जगह पहले आपको किसको रख देना है, 2 को रख देना है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की यहाँ पर ये आप 2 रखोगे x की जगह, जो नीचे 4 है उसको एज इट इज़ रहने देना, तो 2 की पावर 4/2, फिर बीच में हमेशा माइनस लगेगा और फिर आपको यहाँ पर 1 रख देना है, 1 की वैल्यू 1 का पावर 4/2, इसको आप सॉल्व करोगे, आएगी वैल्यू 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 - 1/2, यानी कि वैल्यू आ गई 15/2। अब यहाँ जब डेफिनिट एक नंबर आ गया है, डेफिनिट एक वैल्यू आ गई है, तो आपको सी लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना चलिए नोट कर लीजिए तुरंत।
अब देखिए ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके इंटीग्रेशन है ना, जिनको हमने इंटीग्रेट किया है, जो आपके आगे एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे। इनको आपको याद कर लेना है एज इट इज़ और समझना है। तो देखिए इनको समझना मतलब इतना डीप है कि आप एक लेक्चर में नहीं 10 लेक्चर में समझोगे इनको। तो ये आपके मैथ वाले टीचर आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। लेकिन फिलहाल आपका काम क्या है कि जो फिजिक्स में आएंगी चीज़ें उन्हें हम लोग याद कर लेंगे, कि फिजिक्स के जो हों, जो मतलब फिजिक्स के प्रिंसिपल हों, वो अच्छे से आपको समझ आए इन मैथ के कॉन्सेप्ट की वजह से। अब से यहाँ cos x है तो cos x का क्या होगा आपका sin x। sin x का cos x था डिफ्रेंसिएशन, जस्ट उल्टा cos x का क्या हुआ sin x। अब यहाँ देखना sin x का, अब ये sin x का क्या था cos x था, लेकिन इसको आप उल्टे में लाओगे तो माइनस एक्स किस cos क्या था, cos जब भी आप जाते थे तो माइनस क्या sin हो जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, जब आप sin को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का cos आएगा, जस्ट उल्टा हो रहा है। अगर आप मतलब आप विजुलाइज कर पाओगे तो जस्ट चीज़ें उल्टी होंगी यहाँ पर। अब आप जानते हो सेक स्क्वायर tan x का क्या था सेक स्क्वायर x, तो अगर आप सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो tan x आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। वैसे कॉट इसका कॉसेक स्क्वायर, जब कॉट x को आप करते थे कॉसेक स्क्वायर x आता था, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कॉट x आएगा, जस्ट उल्टा हो रहा है देखो। वैसे सेक x का क्या होता था सेक x tan x डिफ्रेंसिएशन, अगर आप सेक x अब tan x को आप इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि मैंने शुरुआत में क्या लिखा था दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, उल्टे हैं, वाइसे वर्सा ना, तो ये आप सेक एक्स tan x क्या हो गया आपका सेक एक्स हो गया ना, जस्ट उल्टा चल रहा है। वैसे कॉसेक एक्स क्या था, अब देखो ये जब आप कॉसेक एक्स को करते थे तो यहाँ माइनस लगता था यहाँ पर, लेकिन ये तो उल्टा है ना, तो जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ माइनस लगेगा। लेकिन एक बात याद रखना, माइनस तो अभी भी सी वालों में लग रहा है, देखो ज़्यादातर सी वालों में लग रहा है माइनस, ठीक है। जब सी वाले इधर आएंगे, सी वाला इधर, सी वाला इधर और सी वाला उधर, ठीक। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं आपके वो आप देख लेना, जैसे ये लॉग सेक एक्स का और ये लॉग कॉसेक एक्स, ये tan x के होते हैं, ठीक है। अब ये log sec x कैसे आया, ये cos x कैसे आया, ये मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये आगे log कैसे लगा ये आप मैथ में बहुत अच्छे से समझोगे। देखिए sec x है, अब sec x जो होता है 1/cos x होता है, तो अगर आप इसको ये करोगे 1/cos x आ जाएगा, ठीक है, आराम से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गलती है, ये एक माइनस में होता है, ये आपको इतना याद रखना, ठीक है, ये एक चीज़ माइनस में होगी। इसके बाद आप क्या है, ये cot x जो है ये आपका log sin x होगा, ठीक, ये याद रखना है। वैसे sec x जो है वो log अब ये ln का मतलब क्या है कि इसकी बेस जो है वो e है, जैसे यहाँ पर बेस e होगी, यहाँ बेस e होगी, ठीक है, और यहाँ पर भी e होगी। वैसे अगर log केवल लिखा हुआ है कुछ नहीं लगा तो आप बेस को e ही मानोगे, और ln लिखा है ना, इसको तो पक्का बेस ही मानेंगे। वैसे ये फॉर्मूला जो हो वो इसका होगा, इतना आपको अच्छे से देख लेना। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब ये देखिए हम अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में दो चीज़ें देख लेंगे, एक तो एडिशन हो गया, एडिशन से जैसा ही सेम होगा आपका क्या सब्ट्रैक्शन। तो ये मान लीजिए दो दी हुई हैं आपको एक्स स्क्वायर प्लस लग के एक्स, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है ना इंडिविजुअली। तो इसको इंटीग्रेट करोगे आप अलग अलग ऐसे अलग लिख के, और इसको अलग इंटीग्रेट करोगे, कुछ नहीं, साथ में सी आ जाएगा, ठीक है, साथ में सी इसलिए आ जाएगा क्योंकि इनडेफिनिट है, बार बार बता चुके। अब देखिए सी जो है इसका कॉन्सेप्ट हम लोग यहीं पर सीख लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, और दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, और दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, सबका इंटीग्रेशन क्या होगा 2x 2x 2x, नहीं गलत बता दिया, सारे तो डिफ्रेंसिएशन हो गया, सबका क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस आपका, ये तो डिफ्रेंसिएशन रहता है, इसे मान लीजिए इन सबका डिफ्रेंसिएशन जो होगा आपका सेम आएगा, ठीक है, इन सबका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो सेम आएगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए इसका हुआ तो एक्स क्यूब, डिफ्रेंसिएशन देखना है, एक्स क्यूब और प्लस इसका 0 आ जाएगा, सही जा रहे तो पहले, और इसका भी क्या हुआ एक्स, एक मिनट रुक जाइए, 2, अब यहाँ देखिए 2x ये हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझना, जैसे यहाँ पर वैल्यू 1 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ 3 थी, ठीक है। अब इन तीनों में ये देखिए आपकी वैल्यू अलग अलग है, लेकिन सबका इंटीग्रेशन क्या है, डिफ्रेंसिएशन क्या है, सेम आया है, ठीक है। इसीलिए जो होता है आपकी जो सी है जो वैल्यू होती है वो इसी के लिए होती है, जो इनडिफिनिट चीज़ है कि 1 और 2 और 2 सबके लिए डिफ्रेंसिएशन सेम आ रहा है, उसी को काउंटर करने के लिए हम लोग सी लगा देते हैं। वो सी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसलिए जब हम 2x का ये करेंगे तो अगर डिफ्रेंसिएशन सबका 2x है तो इंटीग्रेशन में अगर कुछ दिक्कत ना हो उसके लिए हम ये कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप ये याद रखना। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए आपको ऐसे दिया गया है करने के लिए, तो आपको एक चीज़ करनी है इसमें कि एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं, फॉर्मूले का नाम क्या है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूले का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये फॉर्मूला आपको कर लेना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको बाय हार्ट याद कर लेना है।
तो ये मान लीजिए आपने इसको u दिया और इसको v दिया, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, आप यहाँ पर पहले u को एज इट इज रख दोगे और v का डिफरेंट इंटीग्रेशन करोगे, फिर माइनस लगाना है बीच में, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे आप u, ये जो ये u है इसको आप पूरा डिफ्रेंशिएट कर दोगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देना है और ये पूरा इसके बाहर इंटीग्रेशन तो है ही, इतना पूरा करना है। अब इसके एग्जाम्पल के लिए हमने ये वाला तो एग्जाम्पल यही रखा है। तो देखिए सबसे पहले हमने u को एज इट इज रख दिया यानी कि x को, v का इसका साइन x का डिफ्रेंशिएशन कर लेना है, ठीक, ये हमने यहाँ पर लगा दिया, वैल्यू पहले रखना है, फिर x को रख देना है यहाँ पर u को, ठीक है, इधर रख दिया, फिर v को यहाँ पर इंटीग्रेशन में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक, ठीक है। देखिए इसका साइन x का होगा डिफरेंट इंटीग्रेशन, आपको पता है माइनस कॉस एक्स, अभी हमने पीछे पढ़ा। अब इसका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1 होता है x का, पता है। इसका फिर से आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन x का माइनस कॉस एक्स, सारी वैल्यू आपको सीधा रख देना। अब फिर माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है आपका प्लस का साइन एक्स, है ना, बिल्कुल सही। अगर कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स होगा तो आपको माइनस के कॉस एक्स का अगर उल्टा पूछेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इतना हो गया पूरा। अब ये जब आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो वैल्यू ये पूरी आ गई। ये फॉर्मूला आपको पूरा एकदम याद करके रखना है, ठीक है, बिल्कुल ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपके जो मल्टीप्लिकेशन वाले सवाल हैं वो आराम से हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग काइनेमैटिक्स चैप्टर चालू करेंगे जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, और उनके तरह तरह के ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ कैसे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या होता है, कर्व ग्राफ क्या होता है, उनके बीच में रिलेशन, ये सब पढ़ने के लिए आपको स्टे ट्यून रहना है। कल तक हम एक नया लेक्चर लाएंगे काइनेमैटिक्स का। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हम लोग अच्छे से आगे और वीडियो बना पाएँ, हमारा मोटिवेशन बना रहे। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहेंगे। जय हिंद।